दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत विविध प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न दोस्तों, एक कथन है कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ। ये किसका कथन है? ऑप्शन है अर्चना शर्मा, कल्पना चावला, सतीश धवन या विक्रम साराभाई। तो सही उत्तर है ये कथन मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, कल्पना चावला का है। दोस्तों आप जानते भी होंगे कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थीं। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थीं। और मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, ये कल्पना चावला का कथन था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारी पानी संयंत्र भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो उत्तर है नांगल में। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा देश का पहला भारी जल संयंत्र पंजाब के रूपनगर जिले के नांगल कस्बे में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के परिसर में 1962 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो सही उत्तर है अनुचुंबकीय पदार्थ ऑक्सीजन है। दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबकित होते हैं और किसी अति चुंबक के समीप ले जाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। इसमें ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, पोटेशियम और क्रोमियम आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? देखिए, लोहा, निकिल, कोबाल्ट या एल्यूमिनियम? तो सही उत्तर है एल्यूमिनियम। दोस्तों लोहा, निकेल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ हैं और तीव्रता से चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है, यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ, जो केवल अति शक्तिशाली चुंबक के द्वारा ही आकर्षित होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम और तांबा में से? तो सही उत्तर है तांबा। तांबा दोस्तों ये विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या आकाश? तो सही उत्तर है उत्तर की ओर। दोस्तों चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई की नोक हमेशा उत्तर की ओर रहती है। चूंकि चुंबक उत्तर दक्षिण में रहता है, इसलिए सुई की नोक उसके आधार भाग के द्रव्यमान से कम होती है, इसलिए वो नोक हमेशा उत्तर की तरफ ही रहती है और दिशा सूचक यंत्रों में चुंबकीय सुई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो आप जान लीजिए टेप रिकॉर्डर की टेप जो है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। और आप जान लीजिए टेप रिकॉर्डर की कैसेट में ध्वनि का अभिलेखन फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के लेप चढ़े प्लास्टिक के लेप टेप पर किया जाता है और फेरोमैग्नेटिक चूर्ण लोहे के छोटे छोटे कणों से बना है। रिकॉर्डिंग के समय ये कण से चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे होती है, वो किसका प्रयोग करती है? तो उत्तर है स्ट्रांसियम परमाणु का। दोस्तों ज्वाइंट इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी एस्ट्रोफिजिक्स अमेरिका के प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों में से एक है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कुछ हजार स्ट्रांसियम यानी चांदी के समान चमकीला सफ़ेद धातु इस परमाणुओं पर आधारित एक घड़ी का निर्माण किया है। ये एक ऐसी आणविक घड़ी है जो सबसे ज़्यादा सटीक समय बताएगी और ये घड़ी सीजियम पर आधारित अमेरिकी समय मानक से ज़्यादा सटीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कैसे मिलती है? ऑप्शन देखिए, करचल ऐंठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से या हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से? तो उत्तर है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। दोस्तों स्वचालित कलाई घड़ियों को चलने के लिए ऊर्जा बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। ये घड़ी पहनने वाले के हाथ के संचालन के चलने से ऊर्जा प्राप्त करती है। यदि 2-3 दिन ये घड़ियां हाथ में न पहनी जाए तो ये बंद हो जाएंगी।
अगला प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है क्या? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, क्रिस्टली दोलित्र, डायोड या संतोलक चक्र। तो सही उत्तर है क्रिस्टली दोलित्र। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में क्रिस्टली दोलित्र घड़ी में कंपन उत्पन्न करता है। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक घड़ी समय निर्देशित करती है और यही कार्य लोलक घड़ी में लोलक करता है। अगला प्रश्न है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? आपको बताना है। ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जॉनसन प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव और एडिशन प्रभाव। तो सही उत्तर है दाब विद्युत प्रभाव पर। दोस्तों, घड़ी में प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव यानी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है। कुछ पदार्थों में यांत्रिक दबाव के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसको कि दाब विद्युत प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक पूर्ण विस्तार बताना है। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। याद रखिए, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम ये MOEMS का पूर्ण रूप है और इसके अंतर्गत विभिन्न उपकरण जैसे ऑप्टिकल स्विच, ऑप्टिकल क्रॉस कनेक्ट, माइक्रोबोलोमीटर ये चीज़ें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोबोटिक्स के संदर्भ में PUMA क्या है? प्यूमा क्या है रोबोटिक्स के संदर्भ में? तो उत्तर है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। याद कर लीजिए, प्यूमा का पूर्ण रूप प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली है। यह एक औद्योगिक रोबोट बाहु है जिसका विकास विक्टर शेनमैन ने किया था और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल घटकों की असेंबलिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए कि खेतों में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, DNA विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना, तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो सही उत्तर है तीनों को। दोस्तों, ड्रोन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आधुनिक युग की तकनीकी का नया आयाम है। वर्तमान में इसका उपयोग खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कने, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करने, DNA विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना, खुफिया जानकारी जुटाने जैसे कार्यों में होता है। दिसंबर 2019 में छपे एक लेख के अनुसार खम्माम जिला तेलंगाना के किसानों द्वारा खेतों में पीड़कनाशियों के छिड़काव के लिए ड्रोनों को किराए पर लिया गया था। अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इंडोनेशिया और ग्वाटेमाला में ज्वालामुखियों के निरीक्षण के लिए ड्रोनों का उपयोग किया जा रहा है और 2017 में पहली बार उत्प्रेक्षण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र किए गए थे। अगला प्रश्न है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब किया गया था? तो उत्तर है कराईगुड़ी में 1953 में। दोस्तों, CSIR केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 14 जनवरी 1953 को कराईगुड़ी तमिलनाडु में की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बंगलौर में कब और किसके प्रयासों से की गई? तो सही उत्तर है 1909 में जमशेद जी टाटा के प्रयास से। दोस्तों, 1890 के दशक में एक सफल उद्योगपति जमशेद जी टाटा ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भारत में एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया। तत्कालीन मैसूर राज्य के सहयोग से टाटा के स्वप्नों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इस प्रकार 27 मई 1909 को भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बंगलुरु अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान गोवा में है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में है और आर्कटिक स्टडी सेंटर बंगलुरु में। ये आपका गलत है। दोस्तों, आर्कटिक स्टडी सेंटर ये वास्को डी गामा गोवा में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है।
दोस्तों आप जान लीजिए राष्ट्रीय ध्रुवी और समुद्री अनुसंधान केंद्र बंगलुरु में नहीं बल्कि अब वास्को डी गामा गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान ये वाराणसी में है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान ये मुंबई में है। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य, देखिए राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। और केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान ये हैदराबाद में है। तो देखिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 5231, 5231 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये आप जान लीजिए लखनऊ में है। साइंस सिटी आपका ये कोलकाता में स्थित है। हाईटेक सिटी ये हैदराबाद में स्थित है और रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा में स्थित है। तो आप जान लीजिए 4321, 4321 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है किसमें? डायनेमो, टेलीफोन, ट्रांसफार्मर या इनमें से किसी में नहीं? तो सही उत्तर है टेलीफोन में। दोस्तों माइक्रोफोन एक ध्वनि से विद्युत ट्रांसड्यूसर या संवेदक होता है जो ध्वनि को विद्युत संकेत में रूपांतरित करता है। कार्बन माइक्रोफोन के उपयोग के उदाहरण प्रारंभिक टेलीफोन पुनरावर्तकों में मिलते हैं, जिसके कारण निर्वात नलिकाओं के युग से पहले भी टेलीफोन पर लंबी दूरी की बातचीत कर पाना संभव हो सका। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो याद कर लीजिए केपलर के द्वारा। ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया था और केपलर ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है सोलेक्सा क्या है? तो सोलेक्सा जो है एक सौर रिक्शा है। दोस्तों सोलेक्सा एक पर्यावरण मित्र तिपहिया वाहन है। ये आंशिक रूप से पैडल और आंशिक रूप से वैद्युत ऊर्जा से चालित है। इसे विद्युत ऊर्जा एक बैटरी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न है बिबिलियोमेट्री क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बिबिलियोमेट्री एक सूचना प्रबंधन उपकरण है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जा सकता है क्या? तो सही उत्तर है कृत्रिम मौसम। दोस्तों साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जा सकता है। साइटोट्रॉन RFQMR यानी रोटेशनल फील्ड क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस पर आधारित एक उपकरण का ट्रेड नाम है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था? चेन्नई, बेंगलुरु, रुड़की या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है रुड़की। दोस्तों तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड में रुड़की में एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई और 1853 में स्थापित थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का नाम 1948 में बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कर दिया गया और 21 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसे भारत का 7वां IIT घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी? तो सही उत्तर है भारत में जो मीट्रिक प्रणाली है ये आपका 1 अप्रैल 1957 से शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों टैकियान से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है टैकियान क्या है। तो आप जान लीजिए टैकियान प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कणों को टैकियान कहा जाता है। टैकियान ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ऐसे परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से भी तीव्र गति से चलते हैं।
अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर जॉन सी मेयर, इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था 2006। माइकल ग्रिफिन नासा के प्रशासक रहे। पॉल जी एलन, दोस्तों पॉल जी एलन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और पियर्स सेलर्स एक अंतरिक्ष यात्री थे। तो 4-3-1-2, देखिए 4-3-1-2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा रमन्ना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि कौन से सही हैं। आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों की टीम के वे निर्देशक अधिकारी थे, बिल्कुल सही है। 1975 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया, सही है। 1990 में उन्हें रक्षा का संघीय राज्य मंत्री बनाया गया, सही है। उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम नाम की पुस्तक का लेखन किया, बिल्कुल सही है। दोस्तों राजा रमन्ना के बारे में ये चारों ही कथन आपके सही हैं। आप जान लीजिए कि राजा रमन्ना एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा करने वाले वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किया। 1975 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1990 में वीपी सिंह सरकार में राजा रमन्ना को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजा रमन्ना बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। परमाणु भौतिकी के साथ साथ संगीत और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी और संगीत उनके दिल के बहुत करीब था। इसी कारण उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम 1993 लिखी और ये सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर है खदानों के वेधन में। दोस्तों आप जान लीजिए वाटर जेट प्रणाली में पतली पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है और इसका उपयोग खदान उद्योग से लेकर वैमानिकी तक में किया जाता है और ये उद्योगों में काटने में, आकार देने में और वेधन कार्य में उपयोगी है। अगला प्रश्न है कि लेजर बीम का प्रयोग होता है, तो सही उत्तर है लेजर बीम का प्रयोग बहुत अधिक क्षेत्रों में होता है, जैसे शल्य चिकित्सा, कार्निया के प्रत्यारोपण, किडनी स्टोन, कैंसर ट्यूमर, मस्तिष्क आदि के ऑपरेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हृदय की चिकित्सा, कैंसर की चिकित्सा, आँख की चिकित्सा और गुर्दे की चिकित्सा, अगर जो देखा जाए तो इन सभी में लेजर बीम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। जीन थेरेपी, ये रक्त रोगों के इलाज में जीन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। क्रायोनिक्स, तो क्रायोनिक्स जो है पुनर्जीवित करने के लिए जीवित पिंडों का जमन, और कोबाल्ट 60 ये कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। 4-3-2 और 1 ऑप्शन 4-3-2 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। शुष्क बर्फ मूलतः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। क्रायोनिक्स अत्यंत निम्न ताप पर इंसानों और जानवरों के शरीर को संरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। और जीन थेरेपी में रोगग्रस्त जीनों को निकालकर रोग मुक्त बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। Y2K कंप्यूटर सही है। गठिया यूरिक एसिड सही है। आवाज़ का प्रदूषण डेसिबल सही है। एडोब हार्डवेयर ये सही नहीं है क्योंकि एडोब जो है एक सॉफ्टवेयर है। एडोब सिस्टम कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से मल्टीमीडिया और रचनात्मक सॉफ्टवेयर उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर 4 कथन आपको दिए गए हैं। जॉन हॉपकिंस होम्योपैथी के संस्थापक थे, सही नहीं है। विकास का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया, ये भी सही नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है, बिल्कुल सही है। और वास्को ड गामा ने अमेरिका की खोज की, ये भी सही नहीं है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड से या अधिक वायु प्रदूषण होता है, यही केवल एक कथन सही है। दोस्तों जॉन्स हॉपकिंस, ये जो है जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय और जॉन हॉपकिंस अस्पताल के संस्थापक थे। होम्योपैथी उपचार के प्रयोगकर्ता सैमुअल पी हेनीमैन थे।
और दोस्तों आप जान लीजिए 12 फरवरी 1809 में चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश पर्यावरण विज्ञानी थे। उन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन प्रतिपादित किया। कार्बन मोनोऑक्साइड को पौधे ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए ये प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। और वास्को डी गामा पुर्तगाली खोजी यात्री था। इसके द्वारा भारत यात्राओं ने पश्चिमी यूरोप से केप ऑफ गुड होप होकर पूर्व के लिए समुद्री मार्ग खोल दिए थे। अमेरिका की खोज वास्को डी गामा ने नहीं, कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न है, ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। तो कौन सा? ये था नाभिकीय विखंडन। दोस्तों ऑटो हान ने अणु बम की खोज नाभिक विखंडन सिद्धांत पर की। वर्ष 1939 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान और एफ स्ट्रासमैन ने ज्ञात किया कि जब यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो यूरेनियम 235 का भारी नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में विभक्त हो जाता है। इसके साथ बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? तो उत्तर है नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो सही उत्तर है प्लूटोनियम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी पर गिराया गया। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर शुरू किया है? तो सही उत्तर है अमेरिका ने। और ये पुराना प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन में है। बिल्कुल सही। मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है। सामुद्री विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कोयम्बटूर में है। सही नहीं है। और वर्जिनिस 70 वीडियो कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की एक पद्धति है। ये भी सही नहीं है। केवल और केवल 1, 2 आपके सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं किसमें? तो उत्तर है कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में और पॉकेट कैलकुलेटर, इन सभी में द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड OLED का प्रयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शनों की तुलना में OLED प्रदर्शन किस प्रकार से लाभकारी हैं? तो यहाँ पर देखिए, OLED प्रदर्शन नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरचित किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतःस्थापित उपरिवेलीय प्रदर्श बनाए जा सकते हैं और OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रादर्श संभव है। तो ये तीनों ही सही हैं आपके। अगला प्रश्न है, 16 और 9 के अनुपात के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्श विभेद या डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1920 गुणे 1080 पिक्सल। दोस्तों 1080p को फुल HD कहा जाता है और 1920 गुणे 1080 पिक्सल का डिस्प्ले रेजोल्यूशन होता है। और आप जान लीजिए, रेजोल्यूशन से पता चलता है कि किसी डिस्प्ले में चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्रारूप में कितने पिक्सल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने में प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तर है रेडिएटर। दोस्तों रेडिएटर मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने में प्रयोग में लाया जाता है। पॉलीग्राफ मशीन झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। टरबाइन के द्वारा बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। और क्वाड्रेंट नौ संचालन और खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में किसके संबंध में क्रांति ला दी है? लोगों के आवागमन के संबंध में बिल्कुल सही है, लोगों के जुड़ाव के संबंध में सही है और लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। तो दोस्तों मोबाइल से संवेदनशीलता कम हुई है।
तो 1 और 2 आपके सही हैं। आप देखिए, मोबाइल फ़ोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों के आवागमन में नए-नए साधन प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों, भौतिक विज्ञान का जो पूरा खंड था यहीं पर समाप्त हो गया है। आगे हम जो है रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज से को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।